दोस्तों नमस्कार। बीते 10 बरस की राजनीति इस देश के भीतर जो भी हुई, आपको याद है ना? आपको याद है इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कुछ दिखलाता था और क्या कुछ कहता था? आप भूले तो नहीं हैं? क्योंकि उस दौर में जिस पटरी पर भारत की राजनीति दौड़ रही थी और बीते 10 वर्षों में इस देश में राजनीतिक पताका जिस पॉलिटिकल पार्टी ने फहराई है, उस पॉलिटिकल पार्टी के मर्म में उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त खुले तौर पर 80-20 का खेल भी हुआ है। और इस 80-20 के ठीक समानांतर 90 और 10 का खेल शुरू हो जाएगा, इसकी कल्पना शायद 80-20 का खेल करने वालों ने समझी नहीं होगी। और मौजूदा हकीकत देखिए, जिस 80-20 के रास्ते पर चलते हुए बीते 10 वर्षों में इस देश के भीतर जो भी परोसा गया और जो भी मीडिया न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर जो रेंग रहा था, उसमें जितनी नफरत भरी हुई थी, उस नफरत को आज उभारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 2018 से लेकर 2024 तक इस देश के राष्ट्रीय मीडिया में हर दिन औसतन 17 कार्यक्रम ऐसे होते थे जो हिंदू मुस्लिम के दायरे में खेले जाते थे, उछाले जाते थे, लोगों को डराया जाता था और इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक ये कहने से चूकते नहीं थे, यही तो सच है। और उस दौर को और बारीकी से याद अगर आप करना चाहते हैं तो हिंदुत्व की पताका हिंदू राष्ट्र के आश्रय कैसे फहराने की कोशिश उस दौर में राजनीतिक तौर पर हुई, उसे भी भूलना नहीं चाहिए। उसके दायरे में संविधान भी आया और इस देश की बहुसंख्य मुसलमान भी आए। उन मुस्लिमों को लेकर बहुत सारे सवाल मीडिया न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर लगातार रेंगते रहे। हर दिन आपने देखा होगा कनॉट प्लेस में मजमा लगता था। इस देश के अलग अलग हिस्सों में मजमा लगाया गया, वह भी मीडिया के जरिए, जो एक ही सवाल लगातार पूछते थे, क्या वाकई हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व के आश्रय जो बीजेपी की लकीर है, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए, वो कहीं चले जाएं लेकिन यहां नहीं चाहिए, इस परिस्थिति में बकायदा हर जगह पर मीडिया शुरुआत करते रहा और अंत करते रहा। और उस राजनीति के दायरे में इस देश का एक बड़ा तबका डर और सहमे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। उस दौर को एक क्षण के लिए अपने जहन में रखिए और आज की तारीख में वही मीडिया कहने लगा कि आप जाति का सवाल खड़ा मत कीजिए, क्योंकि इस देश के ब्राह्मणों का क्या होगा, इस देश में ऊंची जातियों का क्या होगा। उनकी हालत तो बद से बदतर होती चली जाएगी अगर जिस राजनीति के आश्रय राहुल गांधी चल पड़े हैं। यानी इस देश को मत बांटिए, लोगों के आश्रय इस देश के भीतर कोई मोटी लकीर मत खींचिए जिसको आपको राजनीति साधनी हो, यह तरीका ठीक नहीं है। यानी राहुल गांधी ने जैसे ही इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का सवाल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए खड़ा किया, उसी वक्त इस देश के भीतर का वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो बीते 10 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के रास्ते पर चलते हुए समाज में इतनी नफरत को फैला चुका था कि छोटे छोटे बच्चों के भीतर यह धर गया था और वो खेल खेलते थे, उसी नफरत के आश्रय ताना बाना इस देश के भीतर बुना गया। और राजनीतिक सफलता मिल रही है तो सत्ता ने भी इस पे कोई कदम नहीं उठाया इसे रोका जाए। लेकिन जैसे ही इस दौर में जाति समीकरण, जाति जनगणना और जाति के आधार पर इस देश के मेन स्ट्रीम में भागीदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल जैसे ही उठा है, वैसे ही एक झटके में आप किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी बड़े बड़े अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाने वाले लेखों को पढ़ लीजिए। एक ही बात निकल कर आएगी कि जाति के आधार पर समाज को बांटना ठीक नहीं है। और आप इसको कहां तक ले जाएंगे? यानी उन प्रोफेशनल्स के जहन में, उन संपादकों के जहन में, या इस देश में शहरी आबादी
जो पैसे के साथ रहती है वो जानती है कि पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूंजी मायने रखती है और वही पूंजी एक सिस्टम बनाती है। उस सिस्टम में किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी यह भी वही तय करता है। और इसी पर सीधी चोट राहुल गांधी ने यह कहकर कर दी जैसे ही कि इस देश के कॉरपोरेट को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, जुडिशरी को देख लीजिए, इस देश की नौकरशाही को देख लीजिए, इस देश के किसी भी संस्थानों को देख लीजिए, इस देश के भीतर में बजट बनाने वालों को देख लीजिए, उसमें आपको उस 90% की भागीदारी नहीं के बराबर मिलेगी। यानी इस देश के बहुसंख्य जनता की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? वो कर रहा है जो चाहता ही नहीं है कि वो तबका उस मेन स्ट्रीम में शामिल हो जहां पर वो खड़ा हुआ है। ये सवाल भारत की राजनीति में उथल पुथल मचा चुका है। लोकसभा के चुनाव के बाद राज्यों के चुनाव में यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा है और बीजेपी को भी इसका एहसास है और बीजेपी के पीछे इस देश की जिस मीडिया का और जिस कॉरपोरेट की पूरी पूंजी का स्टेक लगा हुआ है उसको भी इस बात का एहसास है कि सत्ता इस रास्ते बीजेपी के पास रह नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत उस तर्ज पर रह नहीं पाएगी जिस तर्ज पर बीते 10 बरस में उन्होंने खेल किया। यह अलग मसला है कि इस हिंदू मुस्लिम के ठीक समानांतर कहीं ना कहीं राजनीतिक छौंक लगाने की कोशिश बाकायदा बीजेपी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी बताकर किया भी और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा खेल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में हुआ है। किसको कैसे किस रूप में साथ लेना और राजनीति कैसे साधनी है उस दौर को अगर याद कीजिएगा तो आपको कभी भी इस देश की फिक्र भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर नजर नहीं आएगी जिसको प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं। यानी इस देश की सांस्कृतिक अवस्थाओं से, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से और इस देश की सभ्यता के साथ खिलवाड़ जिस तर्ज पर बीते 10 बरस की राजनीति ने किया उसके सामने जैसे ही मुद्दा 90-10 का निकल कर आया वैसे ही उसे समझ में आ गया कि अब यह राजनीतिक सत्ता उसके पास रह नहीं सकती है। तो एक झटके के भीतर देश की फिक्र हर किसी को होने लगी और इस बात से उसने आंखें मूंद ली कि इस देश के भीतर क्या हो रहा था और किस तर्ज पर हो रहा था और उसका असर कैसे होगा। हम आपके सामने कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं लेकिन उससे पहले हमें लगता है राहुल गांधी जिन बातों को बार बार दोहराते हैं पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुन लीजिए। कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो, मुझे आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते ना। आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने इससे पहले जिन मुद्दों को उठाया वो मुद्दे राजनीतिक तौर पर बेअसर हो गए। चाहे वह राफेल को लेकर करप्शन का मुद्दा हो, चाहे इस देश में पहरेदार का मुद्दा हो, यानी चीन ने भारत की जमीन जिस तरीके से कब्जे में ली उसको लेकर सवाल हो। अलग अलग तरीके से इस देश की राजनीतिक सत्ता ने हर मुद्दे को खारिज किया और सच तो यह है कि इस देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी का सवाल भी राजनीतिक तौर पर उतना असरकारक नहीं रहा जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता और मीडिया एक झटके में यह कह पाए कि देखिए इतनी बड़ी बेरोजगारी इस देश के भीतर है, इतनी बड़ी तादाद में लोग डिग्रियों को हाथ में लिए हुए हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में इस देश में लगातार नौकरियां जा रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, पीपीएफ के पैसे से लोगों का जीवन चल रहा है, बड़े बुजुर्गों के पास अपने बैंक खाते धीरे धीरे खाली करने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सारे मुद्दे असर तो कर रहे थे लेकिन यह चुनौती नहीं दे रहे थे कि मौजूदा बीजेपी की सत्ता
जिस राजनीतिक पटरी पर दौड़ रही है और वो पटरी दो हिस्से में जो चलती है, उसमें एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुस्लिम है। और उस पटरी के बीच में चलती हुई राजनीतिक रेलगाड़ी इस एहसास को भूल जाती है कि किसी के घर में क्या बीत रही होगी। इस देश के ऊपर और इस देश के अंदर जितनी हिस्सेदारी इस देश के भीतर में पीढ़ियों से रह रहे हर तबके की है, उस तबके में एक झटके में आप इस देश के मुसलमानों को अलग कैसे कर गए। और हम जब आपसे जिक्र कर रहे थे कि एवरेज 2018 के बाद से इस देश में 17 कार्यक्रम हर न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर हर दिन एवरेज रेंगते हुए नजर आए, तो इसका मतलब यह है कि कई दिन तो ऐसे थे कि वो एवरेज बढ़ते बढ़ते हमारी टीम ने निकाला कि लगभग 30 प्रोग्राम तक हर दिन सिर्फ इसी नाम पर हो रहे थे, जिससे बीजेपी जिस मुद्दों को चाहती थी उसी हिसाब से स्क्रीन पर वही बहस रेंगे, उसी तरीके से मुद्दों को उठाया जाए। दूसरा हिस्सा, इस देश के भीतर का वो हिस्सा जिसमें हिंदू मुस्लिम तो हो रहा था, लेकिन हिंदुओं की गरीबी उसको हाशिए पर यह कहकर ढकेला गया कि सामने मुस्लिम खड़ा है। इस देश के भीतर में सुरक्षा का सवाल भी हिंदू और मुस्लिम की बीच मोटी लकीर खींचकर किया गया। इस देश के भीतर की महंगाई का सवाल भी, जो इस देश की 80% हिंदू की आबादी है, उसने महंगाई को किस रूप में लिया, उसने बेरोजगारी को किस रूप में लिया, ये मुद्दे एक झटके से सरकारी सर्वे से भी गायब हो गए। वही सर्वे अब बताने को तैयार हैं कि इस देश के भीतर में जाति जनगणना के मुद्दे ने बीजेपी की राजनीतिक जमीन को हिला दिया है। बात इससे भी साफ हो नहीं पा रही है। समझना यह भी होगा कि इस देश के भीतर में जो जाति जनगणना बिहार में भी हुई, उन सब के बावजूद भी बिहार में उसी तर्ज पर लागू कर पाने की स्थिति में नीतीश कुमार क्यों नहीं है। और इस देश की जिस इकोनॉमी पर कॉरपोरेट का कब्जा है और उस कॉरपोरेट के आसरे मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है, उस कॉरपोरेट के पूरे सिस्टम के भीतर क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां पहली बार निकल कर आ रही है जहां अब उसे भी डर लगने लगा है कि अगर इस देश के भीतर में हर क्षेत्र में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी का सवाल होगा, तो मुश्किल उसके लिए भी होगा और आज नहीं कल उसको यह देश छोड़ना पड़ जाएगा। यह सवाल कहीं तीसरी जगह नहीं बल्कि उसी मेन स्ट्रीम मीडिया में उठ रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आंखें बंद करके रखी थी जब इस देश के भीतर में बड़ी मोटी मोटी लकीरें हिंदू मुस्लिम के नाम पर खींची गई। असल राजनीतिक सच क्या है? क्या इस देश की राजनीति सत्ता तक पहुंचने के लिए जिन भी रास्तों पर चलती है, उस राजनीति के ऊपर इस देश की आम जनता ही गिनी पिग की तर्ज पर होती है, यानी प्रयोगशाला में उसी जनता का प्रयोग किया जाता है? और अगर आप ध्यान दीजिए, 2014 में डेवलपमेंट नारा था प्रधानमंत्री मोदी का, उस डेवलपमेंट के आसरे 2024 तक आते आते तो जिन सवालों को 2013-14 में प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे थे, उन सवालों का समाधान तो 10 बरस में हो जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक सच क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 के नवंबर के महीने से 2014 तक, यानी तकरीबन 13 बरस गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात मॉडल क्या कहता है? 10 बरस भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल क्या कहता है? शिवराज सिंह चौहान ने लंबी पारी खेली मध्य प्रदेश के भीतर, लेकिन उस मध्य प्रदेश के भीतर किसी संस्थान को लेकर या किसी उपलब्धि को लेकर क्या आप कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के दौर में ऐसा कमाल हुआ? नहीं कह पाएंगे। यानी एक लंबे लंबे कार्यकाल के दौर में जिस भी मुख्यमंत्री को आप याद कीजिएगा, हो सकता है आप ज्योति बसु का भी जिक्र करना चाहें, या फिर इससे उलट आप यह भी कहें कि हर 5 बरस में राजस्थान में देखिए सत्ता कैसे बदल जाती है, लेकिन वहां पर भी चीजें तो डेवलप हो नहीं पाई। दरअसल यही वो इकोनॉमी की तार है जिस पर कॉरपोरेट का कब्जा है, और कॉरपोरेट के बिजनेस मॉडल में इस देश की वो जनता
कहीं नहीं टिकती है। जो बेरोजगार है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो पढ़ाई कर रही है, उसके पास भी काम नहीं है। और उससे हटकर वो बहुसंख्यक तबका जो गरीब है, पिछड़ा है, हाशिए पर है, उसको लेकर कोई सवाल आपको इस दौर में कहीं नजर नहीं आएगा। जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से कहता कि आप इन सवालों को उठाइए, आप कहेंगे अपने बूते वो कैसे उठा सकता है। हम यहां पर आपको दो चार उदाहरण और देते हैं। 2014 से लेकर 2019 पहला टर्म और 2019 से लेकर 2024 दूसरा टर्म, इस दौर में दलितों को लेकर संसद के भीतर क्वेश्चन आवर में जो सवाल उठे, पहले 5 वर्षों में तकरीबन 1072 सवाल उठे और दूसरे टर्म में ये सवाल और बढ़ गए और तकरीबन 1500 पार कर गए। 1586 1586 सवाल दलितों को लेकर उठे, आदिवासियों को लेकर। पहले टर्म के पार्लियामेंट के भीतर जो उनकी जरूरतों और न्यूनतम जरूरतों को लेकर सवाल, उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के रास्ते को लेकर सवाल था, उससे जुड़े हुए सवालों की संख्या तकरीबन 702 थी, जो दूसरे टर्म में घटकर 674 हो गई। इस देश में ओबीसी को लेकर चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद को ऐलानिया किया था, ओबीसी और पिछड़ा शब्द उन्होंने उपयोग में लाया था, तो ओबीसी और पिछड़े की जरूरत और उनके सवालों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर बीजेपी के लोगों ने लगभग 86 बार मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने ही दूसरे टर्म में लगभग 92 बार मुद्दों को उठाया। बावजूद इसके डर किस बात का है? डर इस बात का है कि इस देश में संसद के भीतर भी उनके सवालों को लेकर सरकार अगर किसी जिक्र को भी करती है तो वो जिक्र सिर्फ जिक्र होता है, यानी वह कहीं लागू इस देश के भीतर में नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति के भीतर क्या इस देश की राजनीति आकर फंस चुकी है? और पहली बार राहुल गांधी अगर खुले तौर पर ये पाठ पढ़ाने लग गए कि देखिए 50% ओबीसी है, उसमें एससी एसटी जोड़ दीजिए तो 73% हो गया, उसमें कुछ और अगर माइनॉरिटीज को जोड़ दीजिए तो ये बात आगे बढ़ गई। तो क्या एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में पहली बार लोगों की अपनी जरूरतों से जुड़े हुए सवाल मेन स्ट्रीम में आकर खड़े हो गए, क्योंकि कांग्रेस इस सवाल को उठा रही है या राहुल गांधी इस सवाल को उठा रहे हैं? तो इस देश के मीडिया को तो यह सवाल उठाना चाहिए था ना कि इससे पहले जब आप जिक्र करते थे हिंदू मुस्लिम का लेकर, उस दौर में भी तो देश बंट रहा था और इस दौर में भी ऐसी ही परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो गई। तो उस दौर में आप कहां खड़े थे? उस दौर में इस देश के बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा अगर बन रहा था सरकार के साथ खड़े होने पर, इस देश के मीडिया को अगर विज्ञापन मिल रहा था, जो लगभग 10 बरस के भीतर हमारी टीम ने जब उस पर काम करना शुरू किया तो एवरेज जो है वो 5000 करोड़ का बनता है सिर्फ टेलीविजन मीडिया का लेकर हर साल। ये पैसा कहां से आ रहा था, पैसा क्यों दिया जा रहा था, और उस पैसे के आश्रय इस देश के भीतर अपने काम को ही वो मीडिया भूल गया था और अब उसे फिक्र हो चली है कि ये देश टूट ना जाए। जाति का सवाल है, मुश्किल ये नहीं है। असल नब्ज इसकी उस बिजनेस मॉडल और उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ जाकर जुड़ी हुई है जहां पर इस देश के भीतर में कॉरपोरेट की हिस्सेदारी अब सीधे तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में हो चुकी है। आज ही डिज्नीलैंड के साथ टीवी 18 ग्रुप जो है रिलायंस का, उनका समझौता हो गया और 60,000 करोड़ की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर वो सामने उभर कर आ गई। अडानीज भी आ चुके हैं, मैदान में है। एनडीटीवी के जरिए उन्होंने कदम रखा, उससे पहले वो क्विंट में गए। इस देश के भीतर में जिन भी मीडिया हाउसेस की भागीदारी, अलग अलग न्यूज़ चैनल या मीडिया संस्थानों में जितने भी स्टेक की लगी हुई है, उसके पीछे कारण एक ही है कि हम इसके जरिए राजनीतिक सत्ता को मदद देंगे और ये एक बेहतरीन हथियार है और उस बेहतरीन हथियार के जरिए आप हमें बेहतरीन सुविधा देंगे। और ये एक मिस मैनेजमेंट नहीं बल्कि ऐसा मैनेजमेंट है जिसके जरिए ये भाव लगातार जाएगा कि डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट तो मीडिया है, लेकिन इस डेमोक्रेसी के भीतर कोई स्टेट कॉरपोरेट नहीं है। लेकिन कॉरपोरेट ने अगर हर जगह कब्जा कर लिया, चाहे कॉरपोरेट के इशारे पर ब्यूरोक्रेसी में नियुक्तियां होने लगी, चाहे कॉरपोरेट इस देश के संपादकों को नियुक्त करने लगा, चाहे इस देश के भीतर में जुडिशरी के भीतर भी कॉरपोरेट ने पेनिट्रेट कर दिया, तो फिर बचा क्या? दो ही तो स्तंभ बचे, एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट है, और उसी आश्रय हम चीजों को देख रहे हैं और उसके लिए
पैसे से बड़ी राजनीति, पैसे से बड़ा धर्म, पैसे से बड़ी जाति कुछ होती नहीं है। और इस परिस्थिति में यह देश पहली बार सामने आकर खड़ा हो चुका है। इसीलिए 5 सबसे बड़े सवाल इस देश के सामने अब खड़े हो गए हैं। उन सवालों का जवाब मीडिया को चाहिए कि उस पर वो चिंतन मनन करे, चाहिए कि उस पर बहस करे, चाहिए कि उसको लेकर चर्चा शुरुआत करे, इस देश के लोगों के बीच जाए। पहला सवाल तो यही है कि इस देश के भीतर में जब इतनी बड़ी तादाद में देश में जनता बेरोजगार है तो उन्हें काम देने के लिए आपके पास रास्ता क्या होगा? क्या वो एग्रीकल्चर की फील्ड में जाएंगे? कहीं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे हैं? कहीं इस देश के भीतर में कॉरपोरेट क्या इस तरीके से उनको अपने हिस्सेदारी में मजदूर के तौर पर ही शामिल करने को तैयार हैं? क्योंकि हम कल ही जिक्र कर रहे थे, अंबानी अडानीज के जो बाजार में शेयर हैं, उन दोनों शेयरों को मिला दीजिएगा, जो इनका अपना नेटवर्थ होगा, वो नेटवर्थ इस देश के पीएसयू, जो टॉप मोस्ट 10 पीएसयू हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा है। उसमें हमने कल जिक्र किया था, एसबीआई भी है, एलआईसी भी है, एनटीपीसी भी है, ओएनजीसी भी है, कोल इंडिया भी है। तमाम ऐसी सोचिए जो के भीतर काम करने वाले लोगों की संख्या इन 2 जगहों पर काम करने वालों की तुलना में मिनिमम अलग अलग क्षेत्र में 10 गुना ज्यादा और मैक्सिमम 100 गुना ज्यादा है, लेकिन पैसा उनके पास 100 गुना ज्यादा है। क्या इसमें बराबरी का कोई मॉडल इस देश में हो सकता है? तब ना बात होगी कि चर्चा की जाए कि ना की जाए। दूसरी बात, अगर इस देश के भीतर में पूरी इकोनॉमी उस पूंजी पर टिकी है जो पूंजी कॉरपोरेट के हाथ में है, और उस कॉरपोरेट के हाथ में पूंजी को और बढ़ाने के लिए राजनीतिक सत्ता उससे गलवैयां डाल लेती है, तो राजनीतिक सत्ता के द्वारा उठाए गए मुद्दे कॉरपोरेट के लिए हैं या जनता के लिए हैं, यह भी तय करना होगा। तीसरा बड़ा सवाल, क्या वाकई इस देश के भीतर में अलग अलग तबकों की जितनी संख्या है, उनकी भागीदारी अगर हर क्षेत्र के मेन स्ट्रीम में उसी तादाद में होने लगेगी तो क्या रास्ता निकल आएगा, या इस देश की इकोनॉमी धड़धड़ा कर गिर जाएगी, या फिर यह देश अपने आप में स्वावलंबी हो जाएगा? और स्वावलंबन का मतलब यह है कि इस देश के भीतर में असमानता भी खत्म हो जाएगी और स्वावलंबन भी होगा और देश उस लिहाज से जिएगा जहां हर हाथ में काम होगा। क्या यह संभव है? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, पार्लियामेंट के भीतर उठने वाले हर वो मुद्दे जो जातियों को प्रभावित करते हैं या इस देश में हिंदू मुस्लिम को प्रभावित करते हैं, उन सवालों पर अगर पार्लियामेंट के भीतर सिर्फ राजनीतिक लाभ बनाने के लिए मुद्दों को उठाया जाता है या लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, तो क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट को अब पार्लियामेंट तक की बहस को लेकर चिंतन नहीं करना होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में जनता के अधिकारों पर अगर भावनात्मक तौर पर एक्सप्लॉयटेशन पार्लियामेंट के भीतर होने लगेगा तो उसकी चिंता करेगा कौन? तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट टकराएंगे नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक कैनवास देने की स्थिति में नहीं आना चाहिए। वो पार्लियामेंट से भी कहे कि आपके भीतर उठते हुए सवाल इस देश की राजनीति में लाभ पाने भर के लिए हो गए हैं, और जो संविधान से तमाम तबकों को जो राहत, रियायत या सुविधाओं का जिक्र होता है वो आप करते ही नहीं हैं। क्या यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है? और पांचवा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस दौर में मीडिया को देश की फिक्र हो चली है, क्योंकि मीडिया को पता है कि इस देश में अगर जिस जनता का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो जनता अगर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और राजनीतिक तौर पर उसने इस देश की सत्ता को पलट दिया, तो इस देश के भीतर में जो तमाम चकाचौंध जो दिखाई देती है, चाहे वो नोएडा की फिल्म सिटी हो, चाहे इस देश के भीतर में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के बड़े बड़े बिजनेस ही क्यों ना चल रहे हों, उन लोगों के भीतर के सवाल सीधे राजनीतिक तौर पर इससे टकराएंगे और इस देश के भीतर पहली बार यह मंथन शुरू होगा कि इस देश की इकोनॉमी, इस देश का एजुकेशन सिस्टम, इस देश का पूरा मेडिकल सिस्टम, इस देश के भीतर में लोगों को मिलने वाले काम का स्वरूप और इस देश में किसानों की भूमिका और किसानों को मिलने वाले लाभ पर
इस देश में मुख्य धारा की पूरी राजनीति चिंतन मनन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि सवाल ये नहीं है कल हिंदू मुस्लिम था तो देश पर चोट नहीं थी, आज जाति का सवाल है तो देश पर चोट है। कल देश नहीं टूट रहा था, आज देश टूट रहा है। ये परिस्थिति भारत की राजनीति में पहली बार इस तरीके से खड़ी हुई है, जहां मौजूदा राजनीतिक सत्ता को डर लग रहा है कि उसकी गद्दी चली जाएगी और उसके साथ बीते 10 बरस में जिन्होंने भी अपना जो कुछ भी इस स्टेक पर लगाया है, उनके भीतर भी यह डर है कि उसके बाद होगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।